अच्छा जी, नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में नोट कीजिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। अ बॉडी is said to be rigid. Sorry. A body is said to be rigid if it does not undergo any change. If it does not undergo any change, any change in its size and shape, however large, any change in its size and shape, however large the external force may be acting on it. However large may be the external force acting on it. एक्टिंग ऑन इट। तो रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, वैसे तो हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबल बॉडी होगी एक तो, और एक होगी रिजिड बॉडी। तो फ्लेक्सिबल बॉडी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम उसमें कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने पर उसकी साइज़ और शेप में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, और उसके बाद जब फोर्स हटा देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज़ और शेप में आ जाए, उसको तो बोलेंगे फ्लेक्सिबल बॉडी। और रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि आप उस पर कितनी भी फोर्स लगाते रहो, कैसा भी आप उस पर टेढ़ा मेढ़ा फोर्स लगाओ, वो जैसी उसकी साइज़ है, जैसा उसका शेप है, वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अच्छा, हेडिंग डालिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। Center of mass of some regular bodies. For bodies having regular geometrical shape and uniform mass, for bodies having for bodies having regular geometrical shape, regular geometrical shape and uniform mass, and uniform mass or density distribution, the center of mass lies at their geometrical center.
the center of mass lies at their at their geometrical center। तो कुछ रेगुलर बॉडीज़ हैं, जैसे रेगुलर बॉडीज़ जिनको, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो कुछ ऐसी रेगुलर बॉडीज़ हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर लाई करता है, ठीक। तो ये आप देखिएगा, वो उनकी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही लाई करता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा थिन रॉड अगर हम बात करें थिन रॉड की, ये मान लीजिए ये कोई एक थिन रॉड है, ठीक है। तो हमने कहा सामने से अगर देखेंगे तो सामने से ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ नज़र आ रही है, भले ही वो सिलेंड्रिकल हो। हम ये कहेंगे इधर वाला जो कोना है ना, इधर वाले कोने को इधर वाले कोने से मिला दो, इधर वाले कोने को इधर वाले कोने से मिला दो, यानी कि डायगोनल्स बना लो इसके। दोनों डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो डॉट हमने बनाया है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि ऑल द मास ऑफ दिस बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, है ना, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। दूसरा बात करेंगे रिंग की। रिंग, अब रिंग ये अब रिंग में देखिएगा, एक मिनट जी। हेलो हेलो, हाँ जी मैम जी, नमस्ते जी। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो मुझे आप टाइम दीजिए, आज का अभी तो क्लासेस हैं, मैं कल सुबह तक भेजूंगा जी। हाँ, ठीक, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है जी, ओके जी। तो इसमें जो है वो खास चीज़ ये है देखने वाली कि जैसे ये रिंग है, तो रिंग में क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो सॉलिड है, ये वाला जो हिस्सा है ये तो सॉलिड है ना, और जो बीच में है, बीच में तो खाली है ना, ओपन स्पेस है। तो इसमें क्या होता है कि बीच में जो ओपन स्पेस है, यानी कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होता है, हवा में होता है ना, सेंटर में होता है। तो सेंटर में वैसे है कुछ नहीं, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर बीच में होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो रिंग का हो गया। रिंग के बाद बात करेंगे डिस्क की। डिस्क, तो डिस्क में क्या होगा, डिस्क में एक सर्कल होगा,
ठीक है, तो ये डिस्क जो है ये क्या है, ये सॉलिड डिस्क है, इसमें भी जो सेंटर ऑफ मास है वो इसका सेंटर ही होगा। डिस्क के बाद नेक्स्ट देखेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना आप समझिए कि ये जैसे कोई एक रेक्टेंगल हो, जैसे कोई एक रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगुलर शीट हो, जैसे जैसे टेबल होती है ना, टेबल के ऊपर एक सनमाइका जो शीट होती है, माइका की जो शीट होती है उसको चिपका देते हैं, वो चीज़ रेक्टेंगुलर लैमिना ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही है कि जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम इसका ना डायगोनल बनाएंगे, तो इधर हमने ये डायगोनल बना लिया ऐसे और इधर डायगोनल बना लिया इस तरह से। अब दोनों डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना हुआ। फिर बनाएंगे जी क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक, तो क्यूबिकल ब्लॉक में क्या है, जैसे क्यूबॉइड होता है तो वो बना लेना है आपको, ये हो गया। अब इसमें ऐसा है, जब हम किसी 3D फिगर की बात करते हैं ना, तो क्यूब अगर हम बात करें या क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, तो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो कैसे होता है, वो डायगोनल इस तरह से निकाला जाएगा कि यहाँ जो ऊपर वाला पॉइंट है, पीछे का जो ऊपर वाला पॉइंट है और आगे का जो नीचे वाला पॉइंट है, इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, समझ गए, इसका डायगोनल ये होता है। ठीक है, और अगर याद हो तो लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकाला जाता है इसमें, √L² + B² + H², 8th में या 9th में करा होगा। ठीक, तो क्या करा हमने कि पीछे वाला जो फेस है उसका ऊपर वाला पॉइंट, लेफ्ट का ऊपर वाला पॉइंट, और आगे वाले फेस का राइट का नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब जो आगे वाला फेस है, आगे वाला फेस का नीचे वाला पॉइंट और पीछे वाले फेस का ऊपर वाला पॉइंट, इधर वाला, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे ना, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, सॉरी ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। दोनों डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। सही है, तो ऐसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक लंबा सा पाइप है और उस लंबे से पाइप को हमें लिफ्ट में लेकर आना है। अब वो लिफ्ट में अगर नहीं आ रहा है, आपने ट्राई करा, थोड़ा सा रह रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको टेढ़ा ही तो करोगे। वो टेढ़ा करने का कॉन्सेप्ट आप देख लेना हमेशा, जैसे लिफ्ट है एक क्यूबॉइडल बॉक्स की तरह है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाला जो अपर कॉर्नर है वहाँ पर तो पाइप का ऊपर वाला हिस्सा लगाएंगे, है ना, और फ्रंट में जो राइट वाला लोअर वाला हिस्सा है वहाँ पर, मतलब हम उसको टेढ़ा करके ऐसे सेट करेंगे तभी वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, सीधा सीधा डालेंगे नहीं आएगा। ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है क्यूबॉइड के अंदर वो क्या होती है, वो उसका डायगोनल होता है। सही है, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है भाई? ठीक है जी, इसके बाद आप ये देखिएगा, नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। सिलेंडर बताइए। नेक्स्ट शेप है इसकी सिलेंडर। सिलेंडर में देखिएगा, ये सिलेंडर हो गया। जो सिलेंडर में बड़ा आसान है, सिलेंडर में हमें क्या करना होता है कि जो इसका जो हाइट है ना, बस हाइट का सेंटर लेना होता है। हाइट ये है इसकी, यहाँ से यहाँ,
जो हाइट है, हाइट का सेंटर, तो हर एक फिगर में जहां जहां पर मैं डार्क सा डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनका ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है ट्राइंगुलर लेमिना। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर लेमिना। ट्राइंगुलर लेमिना का मतलब एक ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो फ्लैट कोई शीट है हमारे पास, उसको बोल देते हैं ट्राइंगुलर लेमिना। तो ये थोड़ी सी थिक शीट है ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में क्या करा जाता है, ट्राइंगल में ना आप इसके मीडियंस बनाते हैं। तो मीडियंस का क्या मतलब है, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, वो मीडियंस होते हैं। तो जैसे ये वाला है, इससे मैंने इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाले पॉइंट से सामने वाली साइड को, मतलब इधर वाले पॉइंट से एक मीडियन बनाया, तो वो इधर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। इधर वाले से एक मीडियन बनाया, वो इस वाले सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, और इधर से बनाया तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब तीनों का जो मिड पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट है, जहां पर तीनों मीडियंस मिलते हैं, उसको हम सेंट्रॉइड बोल देते हैं। तो सेंट्रॉइड जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन की जब बात करेंगे तो इसमें हमने कहा कि ये तो कोन हो गया, और जो कोन है, कोन की जो हाइट होती है, ये जो हाइट है इसकी, इस हाइट का जो सेंटर है, बस यही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जहां पर सारा का सारा जो मास है किसी भी बॉडी का, किसी भी तरीके की शेप है, उसका सारा का सारा मास जहां पर कंसंट्रेटेड होता है, तो वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये रेगुलर बॉडीज है, इनका सेंटर ऑफ मास बताना बहुत आसान है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉडी होगी तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करा था जिसमें एल शेप्ड लेमिना था। तो एल शेप्ड लेमिना में क्या करना होता है, मतलब हर एक का निकालना होता है, वो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से करके जो हमने निकाला था वो था। उसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगा। यहाँ किसी को कुछ नोट तो नहीं करना, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, भास्कर, सिद्धक, आरुष, अविका, हो गया? ठीक है। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब इसमें लिखना नहीं है, बस ऐसी थ्योरेटिकल एक छोटा सा 2-3 लाइन है, वो समझा रहा हूँ। A body is said to possess rotational motion if all its particles moves along circles in parallel planes. The centers of these circles lie on a fixed line perpendicular to the parallel planes, and this line is called the axis of rotation. तो एक बॉडी को हम ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी
अगर एक बॉडी अपने सारे पार्टिकल्स के साथ में एक सर्कुलर पाथ में बार बार गोल गोल घूमती रहे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ये कहते हैं द बॉडी इज सेट टू पोजेस अ रोटेशनल मोशन, अपने सारे पार्टिकल्स के साथ में। फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क की बाउंड्री बनी हुई है, उस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री के चारों तरफ एक कार गोल गोल चक्कर काट रही है, तो कार के चारों ही टायर घूम रहे हैं, कार की सारा सिस्टम, उसका इंजन भी चल रहा है, तो इसका मतलब वो जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर कार बनी हुई है, पूरी की पूरी कार घूम रही है गोल गोल। तो जब कार बार बार गोल गोल घूम रही है, तो हम ये कहेंगे कि क्या उसका कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन भी होगा? हम कहेंगे हाँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? पार्क का जो सेंटर है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। और ऑब्वियसली वो कार से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस हाँ इतना जरूर है, कार से उसका डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम रहेगा, उसी डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ये इक्वेशंस करते हैं, छोटे छोटे से प्रूफ हैं इसके, अभी करवाता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा बस।
चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। ये आप समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ना जो लीनियर मोशन है जो पहला वाला चैप्टर था उसमें जो करा था, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। देखिएगा, कंसिडर a rigid body rotating about a fixed axis with constant angular acceleration, about a fixed axis with constant angular acceleration, constant angular acceleration alpha, by definition कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, अल्फा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है। उसी तरह से रेडियल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे उसके बाद dt को इधर ले जाओ, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर ये कहेंगे एट t इज इक्वल टू at t is equal to 0, let omega is equal to omega naught, let omega is equal to omega naught, at t is equal to t, let omega is equal to omega। ठीक है, अच्छा जी। एट टी इज इक्वल टू 0 लेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो टी इज इक्वल टू 0 यानी कि जब टाइम हमारा 0 सेकंड है तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी, जब हम लीनियर वाले केस में क्या लेते थे, यू लेते थे, यहाँ पर क्या है उसको ओमेगा नॉट बोल देंगे। ठीक है, हाँ ये लिमिट्स है, ये लिमिट्स है। और आप ऐसे समझ लीजिए कि कैसे रिलेट करते हैं, जैसे वहाँ पर तो ये होता था कि भाई इस पॉइंट से पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने जितना मूव करा उसको हम बोल देते थे उसका डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम है वो क्या हो जाता था, टी हो जाता था। तो वी कैसे निकालते थे हम, डी एस बाई डी टी करके, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसे निकालते थे। अच्छा, अब अगर इसी केस में हमें एक्सेलरेशन निकालना होता था तो एक ऐसे निकालते थे डी वी बाई डी टी करके। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कैलकुलस मेथड से जो हमने किया था। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ऐसे सोचें कि भाई हमारे पास अब रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में ये सेंट्रल पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट मान लीजिए ए है और ये वाला पॉइंट मान लीजिए बी है। रोटेशनल मोशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई उसको पूरा का पूरा सर्कुलर चक्कर ही काटना है ना। वो एक कर्व में भी अगर घूम गया तो मैं ये बोलूँगा भाई रोटेशनल मोशन उसने फॉलो करा है। ठीक है, बस ये ध्यान रहना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस सेम हो।
ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ रोटेशनल मोशन है, नहीं वो नहीं। तो ए से बी तक, तो ए से बी तक उसने एंगल कितना स्वीप करा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये जो थीटा है, थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वहाँ पर लीनियर मोशन में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में होता था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वो यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में कितना एंगल मूव कर रहा है, एक सेकंड में कितना एंगल मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी में क्या होता था कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो वो आता था मीटर पर सेकंड में। एंगल की यूनिट जो है वैसे तो हम जानते हैं कि भाई डिग्री होती है, ठीक है, लेकिन जब से आप 11th क्लास में आए हैं तब से ये ध्यान रखना है कि भाई उसको रेडियंस में लेना है, ऐसा यूनिट एंगल की रेडियन होती है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना एंगल मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो वहाँ क्या था मीटर पर सेकंड, यहाँ क्या है रेडियन पर सेकंड, वहाँ क्या था मीटर, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होगा रेडियन में होगा, और टाइम तो टाइम यानी कि वो तो सेकंड में ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि जब टाइम t 0 है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जब टाइम t इज इक्वल टू t है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अब इसको ना इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन integrating equation 1 within these limits, integration d omega is equal to integration 0 से t, ये 0 से t, जब टाइम 0 से t जाएगा तो ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा जाएगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, इंटीग्रेशन 0 से t तो अल्फा डी टी, अल्फा डी टी। अब जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, अपर लिमिट इज ओमेगा। अब अल्फा इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे तो अल्फा और इंटीग्रेशन 0 से t और dt। अब ओमेगा की जगह ओमेगा डाल दो, ठीक है जी, माइनस, तो जो भी वेरिएबल होता है पहले उसकी जगह अपर लिमिट डालते हैं, फिर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट डालते हैं, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अल्फा एज इट इज। इन द सेम वे जैसे कि डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा हो गया था, ऐसे डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा। तो डी टी का इंटीग्रल टी हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 0, टी माइनस 0 मतलब टी ही हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो याद करिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह ओमेगा है, u की जगह ओमेगा नॉट है, एक्सेलरेशन a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, t तो t ही है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखिएगा। अच्छा, यहाँ से जो मैं अभी ये कर रहा हूँ ना इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, यहाँ से रोटेशनल मोशन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। जैसे इसमें दो पार्ट्स है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो सेंटर ऑफ मास के साथ खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रोटेशनल मोशन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उनको देखकर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे डेरिवेशंस हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का एक टॉपिक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले करने हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि आप समझेंगे कि इस चैप्टर में जो नोट्स मैंने भेज रखे हैं ना, आधे जो नोट्स हैं वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन वाले ही हैं, तो वो नहीं करने हैं इनको, ठीक है। मैं कटवा दूंगा आपको प्रिंट आउट्स, इसके मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, तो तब कटवा दूंगा। उसके बाद देखिएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ याद करिएगा उसमें क्या था, लीनियर मोशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो थी ना सेकंड इक्वेशन। यहाँ देखिएगा यहाँ क्या होगा,
Let omega be the angular velocity of a rigid body at any instant small t. Let omega be the angular velocity of a rigid body at any instant small t. At any instant small t. By definition, omega is equal to d theta by dt. Omega is equal to d theta by dt. भाई v क्या था, dx by dt, या डिस्प्लेसमेंट को अगर s लेते तो ds by dt। तो यहाँ पर v की जगह ओमेगा है, s की जगह थीटा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। उसके बाद एट टी इज इक्वल टू जीरो, फिर जैसे यहाँ पर लिमिट्स ली थी ना, इसमें भी ऐसी लिमिट्स लेंगे। एट टी इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा भी जीरो ही है। टी इज इक्वल टू जीरो पर कोई एंगल उसने स्वीप ही नहीं करा, रेस्ट में है वो। एट टी इज इक्वल टू टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो तब थीटा उसने स्वीप कर लिया था एंगल, कितना, थीटा ही कर लिया था। इंटीग्रेटिंग इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन 2 within these limits, integrating equation 2 within these limits, इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, अब इधर जो है, इधर तो वेरिएबल t है, तो t जा रहा है 0 से t, और इधर थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से थीटा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हो गया जी? ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया, यहाँ तक चलें आगे? यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, जब डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा रह जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा। जब डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा हो जाएगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज थीटा, इज इक्वल टू, फिर यहाँ देखें ओमेगा क्या है। ओमेगा को मैं कांस्टेंट नहीं मान सकता, क्योंकि ओमेगा जो है वो टी की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो ओमेगा को मैं लिखूंगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेंगे ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और डी टी, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब थीटा की जगह थीटा डाल दो, माइनस थीटा की जगह 0 डाल दो। इनको स्प्लिट कर लो, जब भी कभी एडिशन हो रहा होता है ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसको स्प्लिट करके अलग अलग इंटीग्रल्स में स्प्लिट करा जा सकता है। इंटीग्रेशन 0 से t ओमेगा नॉट डी टी प्लस
इंटीग्रेशन 0 से t अल्फा t dt, थीटा माइनस 0 इज थीटा इज इक्वल टू, ये ओमेगा नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, केवल t, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस, इसी तरह से यहाँ पर अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, और t dt का मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2, भाई t की पावर 1 है ना, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर अपॉन 2, तो अल्फा एज इट इज, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज t, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, अब पहले t की जगह t डालो, फिर t की जगह 0 डालो और सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अल्फा, और ये जो 2 है कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकता है, अंदर टी स्क्वायर बचा, तो टी की जगह टी स्क्वायर, मतलब टी की जगह टी ही डालेंगे तो टी स्क्वायर, फिर टी की जगह 0 डाल देंगे तो 0 का स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर, और या फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, उसी फॉर्म में लिख दिया जैसे वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला देखिए थर्ड इक्वेशन देखिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, third equation of motion, the angular acceleration alpha may be expressed as the angular acceleration alpha may be expressed as alpha is equal to d omega by dt, डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसके बाद मुझे क्या करना है इसको ऐसे लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, मिलाकर डी थीटा से डी थीटा कट गया, रहेगा तो यही ना डी ओमेगा बाई डी टी, बताइए समझ गए, तो मैंने डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, डी थीटा बाई डी टी को, ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी को तो ओमेगा बोल देंगे, है ना, ये हो गया। अब क्या करें, ओमेगा डी ओमेगा एक तरफ लिखिए और इसको डी थीटा को इधर ले जाओ, तो ये ऐसे हो गया ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब लिमिट्स जरा देख लीजिए, एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड थीटा इज इक्वल टू 0, ओमेगा तो ओमेगा नॉट है और थीटा 0 के बराबर है, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी, ओमेगा ओमेगा के इक्वल है और जो थीटा है वो थीटा के इक्वल है,
थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहां तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब इसकी टी की तो मेरे को जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने यार देखा दोनों तरफ, इधर तो डी के साथ जो लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है, तो इधर तो ओमेगा है और इधर डी थीटा है। तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन दीज लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग equation 3 within these limits इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन दीज लिमिट्स। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ये देखिएगा कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो लोअर लिमिट ओमेगा नॉट होगी, अपर लिमिट ओमेगा होगी। तो इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा। अब डी थीटा, थीटा 0 से थीटा तक जाएगा। अब ओमेगा डी ओमेगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा अल्फा की कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, अल्फा एक एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसलिए वो वेरिएबल नहीं है, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ डी के साथ ओमेगा लिखा है तो ओमेगा वेरिएबल है, ये ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, अपर लिमिट इज ओमेगा। अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, थीटा। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज थीटा। अब ओमेगा की जगह एक बार ओमेगा ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डाल दो, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा। 2 को इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इसको रिलेट करने की कोशिश करिए लीनियर मोशन से। वहाँ क्या था, वी स्क्वायर, तो वी की जगह यहाँ ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू की जगह ओमेगा नॉट आएगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as, 2a की जगह अल्फा और s की जगह यहाँ पर थीटा आता है। ठीक है ना, तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके ओके।